Hello friends and welcome to Sleepy Classes in today's 2-minute series जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डिनेंस जो कि 2021 में फॉर द रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है. नाउ बिफोर वी प्रोसीड वेरी क्विकली टू लेट यू नो कि ये हमारे कुछ नए कोर्सेज हैं विच वी हैव स्टार्टेड, जिनकी डिटेल्स जो हैं आपको sleepyclasses.com पे मिल सकती हैं, या फिर अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप sleepyclasses.com पे दिए गए टोल फ्री नंबर पे जाके कॉल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के 2-minute सीरीज की तरफ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस ऑफ 2021. ठीक है, अब हमें पता है कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं, राइट, आपने ये टर्म, ये जो वर्ड है ट्रिब्यूनल्स, ये बहुत बार सुना होगा. ये बेसिकली हम कहते हैं जो हमारी नॉर्मल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि हाई कोर्ट एक्सेट्रा, ये उनसे हटके होती हैं. ये ट्रिब्यूनल्स जो है बहुत ही स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं एंड ये उन्हीं के साथ जो है डील करते हैं. ठीक है, तो अगर मैंने ट्रिब्यूनल बनाए हैं से कंपटीशन लॉ से डील करते हुए जो इश्यूज हैं उनके साथ डील करने के लिए, तो वो सिर्फ उस पे ही फोकस करेंगी. ठीक है, वो ये नहीं है कि किसी और डोमेन के में जाके जो है वहां पे इंटरफेयर करेंगी. स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती है, स्पेसिफिक फंक्शनल के लिए बनाई जाती है, स्पेशल जो है उनकी एक एक्सपर्टीज होती है. राइट, नाउ फर्स्ट टास्क ऑफ द डे, ट्रिब्यूनल्स जो हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन नहीं था. राइट, इनफैक्ट दे वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 जब इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया. अब आपने मुझे बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर ट्रिब्यूनल्स का मेंशन है एंड किस तरह के ट्रिब्यूनल्स की ये बात करती हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है. अब 2021 के अंदर एक बिल पेंडिंग था, राइट, क्योंकि वो पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस रूट से जो है इसको पास कर दिया. राइट, ऑर्डिनेंस रूट जो कि हमें पता है वेरी इंपॉर्टेंटली, ऑर्डिनेंस अगेन सेकंड टास्क ऑफ द डे, ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंदर जो है मेंशन है, जो आपकी प्रेसिडेंट की पावर है टू पास एन ऑर्डिनेंस, वो आपने मेरे को बतानी है. ठीक है, कि जब भी अगर एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है सेशन के अंदर नहीं होता तो, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इस तरह की लॉ की, तो वो आप अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू जो है ये जारी कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स का ऑर्डिनेंस है ये प्रोमलगेट किया गया था April 4 को. राइट, और इसका आइडिया क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि हम बेसिकली स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, रैशनलाइज करना चाहते हैं द नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स को, कि कुछ जो ऐसे ट्रिब्यूनल्स है जो कि हमें लगता है जिनका फंक्शनल ओवरलैप है विद अदर ट्रिब्यूनल्स, राइट, या फिर जो वो कुछ मल्टीपल काम कर रहे हैं जो कि बाकी ट्रिब्यूनल्स भी कर रहे हैं, तो हम उनको अबॉलिश करना चाहते हैं, हम उनको खत्म करना चाहते हैं. एंड रादर देन गोइंग टू दिस ट्रिब्यूनल्स, आप सीधा जो है अपील कर सकते हैं कमर्शियल कोर्ट्स को, जो कि 2015 के कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत बनाए गए हैं, या फिर हाई कोर्ट्स के पास जो है आप सीधा सीधा जा सकते हैं. अब क्या करता है, ये अबॉलिश कर देता है, खत्म कर देता है, बैन कर देता है कुछ एग्जिस्टिंग एपेलेट बॉडीज जो एग्जिस्ट करती थी एंड जो ये फंक्शंस परफॉर्म करती थी, उन फंक्शंस को अब ये ट्रांसफर कर देता है बाकी जुडिशियल बॉडीज को. तो चाहे ये कमर्शियल कोर्ट्स हो या फिर ये हाई कोर्ट्स हो, ठीक है, या फिर कोई और बॉडी जो कि ये एनविसेज कर रहे हो, ये उनको ट्रांसफर कर देता है. अब इससे पहले भी इनफैक्ट हम कहते हैं कि 2015 से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका एक आइडिया रहा है ऑफ रिड्यूसिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, रैशनलाइजिंग दीज ट्रिब्यूनल्स. सो इवन बिफोर दिस ऑर्डिनेंस वाया द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 पहले ही कुछ चेंजेस एंड अबॉलिशिंग ऑफ सर्टेन ट्रिब्यूनल्स जो है हम वो करा चुके थे. 2017 का जो फाइनेंस एक्ट था वो एम्पावर करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अब आप रूल्स बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन थिंग्स अबाउट द ट्रिब्यूनल्स. क्या थी ये? पहली चीज तो क्या क्वालिफिकेशंस होंगी ऑफ द मेंबर्स जो कि इन ट्रिब्यूनल्स का पार्ट होते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इनकी सर्विस की, राइट, तो कितना इनका टेन्योर है, क्या इनके पर्क्स होंगी, क्या इनकी सैलरीज होंगी, एंड साथ ही में जो कॉम्पोजिशन है, मतलब कौन इनके मेंबर्स चुन के जा सकते हैं, दे विल बी डिसाइडेड बाय सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज. राइट, 19 ट्रिब्यूनल्स के लिए जो है ये रूल्स डिसाइड किए गए, विच इंक्लूडेड ट्रिब्यूनल सच एज कस्टम्स के लिए जो होगी, एक्साइज के लिए जो होगी, सर्विस टैक्स के लिए जो आपकी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स होगी, उन सब पे जो है ये अप्लाई किया गया था.
Now very importantly, these are some of the important tribunals जिनकी ऑर्डिनेंस जो है बात करती है, एंड इन ट्रिब्यूनल्स को खत्म करके वो अब जुडिशियल बॉडीज, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो या कमर्शियल कोर्ट्स हो, उनको ये ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो आप जो है पीडीएफ में से ये सारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनको एक बार देख सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जो ऑर्डिनेंस है ये अमेंड करती है 2017 का जो फाइनेंस एक्ट है, और कुछ प्रोविजंस इंक्लूड कर देती है कि ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी, राइट, जो कि मेंबर्स चुनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या टर्म होगा इन ट्रिब्यूनल मेंबर्स का, राइट, उनके बारे में ये बता देती है कि कौन होंगे इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के अंदर। ठीक है, जो 2017 का एक्ट था वो स्पेसिफाई करता था कि जो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स होंगे ट्रिब्यूनल्स के, वो अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिकमेंडेशन देगा, ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी देगी। ठीक है, अब 2021 वाली जो नई ऑर्डिनेंस आई है ये स्पेसिफाई करती है कि ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है इसके मेंबर्स होंगे सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर एनी सुप्रीम कोर्ट जज जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे सीजेआई द्वारा एज द चेयरपर्सन, राइट। तो ये होंगे चेयरपर्सन और उनके पास कास्टिंग वोट होगा, मतलब अगर टाई हुआ तो वो टाई ब्रेकिंग वोट किसके पास होगा, सीजेआई या उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज है। सेकेंडली इसके अंदर होंगे 2 सेक्रेटरीज जो कि नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ ही में सिटिंग या आउटगोइंग चेयरपर्सन या फिर कोई भी रिटायर्ड जज एक सुप्रीम कोर्ट के या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। लास्टली सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री जिसके अंडर जो ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है बट इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रिब्यूनल जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है तो उनकी सेक्रेटरी जो है वहां पे आ जाएंगे, अगर कोई ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है तो उनके आ जाएंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज जिनके अंदर वो ट्रिब्यूनल होता है उनके सेक्रेटरी जो है वो इसके मेंबर होंगे। अब साथ ही में 2021 के जो ऑर्डिनेंस है ये स्पेसिफाई करता है कि क्या टर्म ऑफ ऑफिस होगा फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। कितना होगा ये टर्म ऑफ ऑफिस, ये होगा 4 इयर्स या फिर जब तक वो 70 इयर्स ऑफ एज तक के नहीं हो जाते, विच एवर इज अर्लियर। अपार्ट फ्रॉम द चेयरपर्सन जो बाकी मेंबर्स होंगे ट्रिब्यूनल्स के, उनका टर्म भी जो है 4 इयर्स होगा, बट उनकी एज लिमिट क्या है, उनकी एज लिमिट है 67 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डिनेंस ने जो है फर्दर इंक्लूड कर दिए जो ऑलरेडी लिस्ट ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स थे उनके अंदर वो फर्दर इंक्लूड कर देते हैं आपके नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन को, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। तो फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 के अंडर जो वेरियस ट्रिब्यूनल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड थे उनके अंदर फर्दर वो ऐड कर देते एक और ट्रिब्यूनल जो कि आपका नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है। साथ ही में जो ऑर्डिनेंस है ये रिमूव कर देता है कुछ बॉडीज को फ्रॉम द परव्यू ऑफ फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। कौन सी है ये है एयरपोर्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल, क्योंकि इसकी अब अथॉरिटी उन्होंने क्या दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड हाई कोर्ट के अंदर, राइट। सिमिलरली आपकी जो एपीलेट बॉडी है जो कि ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर जो है इस्टेब्लिश की गई है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंडर की गई थी, एंड आपका जो एफकैट है विच इज द फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलेट अथॉरिटी जो कि सिनेमाटोग्राफर एक्ट 1952 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इन सब को अबॉलिश करके अब जो अपील है वो इन ट्रिब्यूनल्स को नहीं बल्कि सीधा हाई कोर्ट के अंदर होगी। ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन की तो इसके अंदर कुछ जो है एडवांटेजेस भी देखे जा सकते हैं, राइट, कि अब जो फंक्शनल ओवरलैप था जिसके कारण ऑफन डिस्प्यूट्स होती थी, जिसके कारण जो है ऑफन फालतू का एक्सपेंडिचर हो रहा था ऑन मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स, जबकि उनका काम एक ही ट्रिब्यूनल या एक ही हाई कोर्ट कर सकता था। तो एफिशिएंसी ओरिएंटेशन के हिसाब से ये एडवांटेज देखा गया है, बल्कि बट ऑन द अदर साइड इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी आया है। पहली चीज तो ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप इतनी पावर दे रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सर्च कौन उनके मेंबर्स होंगे, उनकी सर्विस कंडीशंस जो है उनको स्पेसिफाई करना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी और जो इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स है वो क्वेश्चन हो जाएगा। साथ ही में ये कहते हैं ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है उसका भी उल्लंघन करता है, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये किस तरह से उल्लंघन कर रहा है, बिकॉज आखिरकार है तो ये
एक तरह से सेमी जुडिशियल बॉडीज ही हो गई, राइट। तो एग्जीक्यूटिव जो है अब इसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, जो कि हमारे डीपीएसपीस कहते हैं नहीं करना चाहिए, राइट। साथ ही में एक और मेजर इशू है कि ऑलरेडी हमारे हाई कोर्ट्स जो है उनके अंदर इतना बैकलॉग है, इतनी पेंडेंसी है, इतने वो ओवरबर्डन है, अब आप इन ट्रिब्यूनल्स को हटा के भी इनका बर्डन जो है हाई कोर्ट पे डाल रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या इसके कारण और ज्यादा जस्टिस डिले नहीं हो जाएगी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? तो इस तरह की कुछ डिबेट्स जो है मेंस पर्सपेक्टिव से, उन पे भी आप नजर डाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर द 2 minutes टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।